सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 आप लोग के एसएसटी में, यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखी है सारी क्लासेस को, तो क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मैं दे दूंगी। आप सारे विषयों के इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इन्हीं नोट्स से हमने पढ़ाया है सारे के सारे आठों के आठों विषयों को। तो आप सारे विषयों की तैयारी फोर्थ सेमेस्टर की बहुत ही अच्छे से हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 विविधता में एकता एवं सामाजिक मुद्दे। तो ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम चीजें वही है जिनके बारे में आपको पहले से पता है, लेकिन आपको ध्यान से इनको समझना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो हमारा देश भारत है, यहाँ पर कहा गया विविधता में एकता, इसका मतलब क्या है? विविधता में एकता इसका मतलब है कि जो हमारा देश है इसमें विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो विविध धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं हमारे देश में। दोस्तों, इसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग मिलजुल करके रहते हैं? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, चूंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यानी कि हिंदुओं की संख्या यहाँ पर अधिक है, और जो हिंदू धर्म है वो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को पता है एक सनातन धर्म है, पुराना धर्म है, और इसने हमेशा से लोगों को जो परंपराएं हैं वो सिखाई है। साथ ही साथ हमेशा लोगों की रिस्पेक्ट करना, जैसे अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि होता है वो हमारे लिए भगवान होता है। इस तरीके की विचारधारा है, और केवल हिंदू धर्म की बात नहीं, किसी भी धर्म की बात कर ले, सभी धर्म में यही सिखाते हैं। और इसी वजह से शायद यही रीजन है कि सभी लोग आज भी हमारे देश में मिलजुल करके रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध धर्म हो, धर्म के लोग हो, सभी लोग शायद इसीलिए मिलजुल करके रहते हैं क्योंकि शुरू से हमारे देश में इसी तरीके से जो भाईचारा है वो चलता आया है। ठीक है, क्योंकि सारे धर्मों की किताबों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही चीज मिलेगी, क्योंकि हर धर्म में अहिंसा है। किसी भी धर्म में हिंसा की बात नहीं की गई है, किसी भी धर्म में चोरी करने की बात नहीं की गई है, किसी भी धर्म में किसी को परेशान करने की बात नहीं की गई। तो सारे धर्म यही चीज सिखाते हैं कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इस वजह से यही रीजन है कि सब लोग मिलजुल करके देश में रहते हैं। तो देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। सामाजिक भिन्नता का मतलब क्या हुआ? कोई अमीर है, कोई गरीब है, क्योंकि सब लोग की स्थिति तो जैसी है होती नहीं है, तो यहाँ पर उसकी बात भी की गई है। वस्तुतः इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो अलग अलग धर्मों की रीति रिवाज, जो त्योहार होते हैं वो भी लोग आपस में मनाते हैं, चाहे ईद हो, दिवाली हो, ये सब लोग मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता दर्शाने वाले तत्व क्या है? जैसे, तो देखिए, भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता दर्शाने वाले तत्व निम्नलिखित है। पहला है भौगोलिक अनेकता में एकता, दूसरा है राजनीतिक अनेकता में एकता, तीसरा है धार्मिक अनेकता में एकता, चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता, पांचवा है धार्मिक सहिष्णुता, छठवां है भाषा की अनेकता में एकता, और सातवां है आर्थिक अनेकता में एकता। अब ध्यान से यहाँ पर समझिएगा कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें भाषा की अनेकता में एकता, तो हम आप लोगों को ये चीज पता ही है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें से मैक्सिमम उनकी अपनी अपनी बोली होती है। जैसे कि यूपी बिहार में लोग भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलती है, ठीक है, इस तरीके से कन्नड़ है, तमिल है, ये सब लैंग्वेज अलग अलग बोली जाती हैं, तो अलग अलग राज्यों में बोली जाती है, जैसे कि बंगाल में बंगला। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये सारी विभिन्नताएं हैं, इसके बावजूद भी सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, तो ये भी भिन्नता ही हुई, लेकिन सब लोग अनेकता में एकता को दर्शाने की तरह ही अनेकता में एकता को ही दर्शाने का बिल्कुल प्रूफ दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। ठीक है, और धर्म तो अलग अलग है ही, धार्मिक अनेकता में भी एकता झलकती है। ठीक है,
और भौगोलिक अनेकता कैसे हुई? तो भौगोलिक अनेकता कहीं पर आपको पता ही है कि मौसम क्या है, वो अलग अलग है हर जगह की भौगोलिक अनेकता। जहां पर जो शहर समुद्रों के किनारे है वहां पर जो एटमॉस्फेयर है वो हमेशा नॉर्मल होता है, जबकि अलग अलग जो राज्य है वहां पर अलग अलग एटमॉस्फेयर। तो जैसे इस समय अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी चीजें हैं। छोटा सा देश जो है हमारा भारत देश, इसमें अनेकता में एकता भरी हुई है, ठीक है। और आर्थिक अनेकता का जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई धनी है कोई गरीब है, सब लोग एक जैसे तो नहीं है, तो इसमें भी एकता है। अब यहाँ पर देखिए धार्मिक एकता को कौन कौन सी चीजें हैं जो नष्ट करने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहला इसमें आता है आतंकवाद। तो देखिए आतंकवाद निरपराध लोगों तथा संपत्ति क्षति पहुंचाने का आज एक प्रमुख माध्यम बन गया है। आतंकवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रुसेल्स में दंड विधान में समेकित करने के लिए 1931 में बुलाए गए तीसरे सम्मेलन में किया गया था, जिसके अनुसार आतंकवाद का अभिप्राय जीवन, भौतिक अखंडता अथवा मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला या बड़े पैमाने पर संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला कार्य करके जानबूझकर भय का वातावरण उत्पन्न करना है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा 26/11/2008 में जो मुंबई शहर है वहां पर जो ताज होटल है उस पर अटैक किया था आतंकवादियों ने, और बहुत सारे जो निरपराधी लोग थे या फिर बहुत सारे मासूम लोगों की हत्या कर दी थी आतंकवादियों ने गोली मार करके। और इस तरीके से की जो घटनाएं होती हैं इसमें दोस्तों मैक्सिमम निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। मुंबई में बम विस्फोट, अक्षरधाम मंदिर गुजरात पर आतंकी हमला इसका ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ तक कि संसद भवन भी आतंकियों के निशाने पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आतंकवाद है कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत अच्छा होता है। और इससे आपने जहां भी देखा होगा जहां भी हमले हुए हैं, जहां पर मानव बम के द्वारा भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, वहां पर एक दहशत का माहौल बन जाता है और दहशत के माहौल की वजह से लोगों में एक डर उत्पन्न हो जाता है। बस यही एक मकसद होता है आतंकवाद का। और मुझे नहीं समझ में आता है लोगों को मार करके, इतने सारे लोगों की जान लेकर के किसी को क्या हासिल होता है। अब देखिए आतंकवाद के कारण क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। साधारणतः आतंकवाद का अभिप्राय आतंक उत्पन्न करना है। आतंक उत्पन्न करने के पीछे किसी संगठन अथवा समूह का कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यह लक्ष्य राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत भी हो सकता है। लिट्टे, हमास, रेड आर्मी, आईएसआई, अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा आदि आतंकवादी संस्थाएं कहीं न कहीं अपनी जातीयता एवं धार्मिक समूह की पहचान दिलाने के लिए सुनियोजित तरीके से इन गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब इसका उपाय या समाधान क्या, आतंकवाद को कैसे हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए आतंकवाद जो टॉपिक है ये 2018 में आप लोगों के पेपर में पूछा हुआ टॉपिक है। और यहाँ पर अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इसके उपाय और समाधान हम देखेंगे। तो देखिए ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 7 जो आप पढ़ रहे हो, इससे भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहोगे तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो उपाय या समाधान क्या है, आज पूरी दुनिया इस आतंकवाद रूपी दानव के आतंक से मुक्त होना चाहती है। अगर हमें अपने स्तर से इसे रोकने के लिए आगे बढ़ना है तो फिर हमें राष्ट्र के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा प्रदान करने पर विचार करना पड़ेगा। साथ ही साथ मानवाधिकारों के हनन पर रोक लगाने की ओर भी समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जब राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना होगी, शिक्षा होगी सभी लोगों में, तो कोई बेवकूफ नहीं किसी को बना पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए इतना प्रेम रहे कि कोई भी हमें तोड़ ना पाए। दूसरी चीज, जब सभी के पास शिक्षा होगी, जब सभी लोग सही से पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें ये चीज पता होगी कि हमारे लिए क्या सही है या हमारे देश के लिए क्या सही है, हमारे देशवासियों के लिए क्या सही है। तो ये सारी चीजें होंगी ही नहीं समाज में। अब आते हैं सांप्रदायिकता टॉपिक पर। और सांप्रदायिकता टॉपिक में यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, 2018 में पूछा हुआ गया है ये। देखिए सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। सांप्रदायिकता का अभिप्राय उस भावना से है जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति एवं प्रजाति आदि की भिन्नता के कारण एक समूह को दूसरे समूह से अलग रहने या विरोध करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि हमारी भाषा अलग है तो हम अपना चलो अलग 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 एक समूह बना लेते हैं, अलग राज्य बना लेते हैं।
हमारा धर्म अलग है तो चलो एक धर्म के बेस पर यहाँ पर्टिकुलर इस धर्म के लोग चलो इस एक राज्य बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों से ही सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। तो देखिए रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार संप्रदायवाद अपने ही जाति समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति निष्ठा की भावना है। सांप्रदायिकता के कारण क्या है, देखिए सबसे पहला यहाँ पर है फूट डालो और राज करो की नीति, फिर है मनोवैज्ञानिक कारण, फिर है जाति व्यवस्था, फिर है सांप्रदायिक संगठन, फिर है धार्मिक कारण और फिर है असामाजिक तत्व। ये सब सांप्रदायिकता के कारण हैं। अब सांप्रदायिकता के क्या दुष्परिणाम होते हैं हमारे समाज पर, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी। देखिए सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों में सबसे पहला है राष्ट्रीय एकता में बाधक है। राष्ट्रीय एकता में बाधक क्यों है, क्योंकि जो सांप्रदायवादी लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के बारे में, अपनी जाति के बारे में बात करते हैं और दूसरी चीजों के बारे में वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर हम केवल अपनी जाति को, अपने ही धर्म को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, सिर्फ अपने में रहना चाहते हैं, तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक है। क्यों, खासकर भारत जैसे देश में जहां पर विविध धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन धर्म के लोग हो, चाहे बौद्ध धर्म के, चाहे पारसी, सभी लोग मिलजुल करके रह रहे हैं। और अगर इस तरीके से यहाँ पर कोई अपने जाति के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर कोई अपना एक समूह बना रहा है, तो ये सांप्रदायिकता को ही जन्म देने वाला हुआ और यह जरूर देश की एकता में बिल्कुल बाधक है, क्योंकि एक व्यक्ति केवल अपने ही धर्म और जाति को लेकर के आगे बढ़ने की बात कर रहा है। तनाव और संघर्ष भी इससे उत्पन्न होता है, क्योंकि वो व्यक्ति, उसको सिर्फ अपनी ही जाति, अपने ही धर्म के लोग अच्छे लगते हैं, दूसरे नहीं अच्छे लगते। तो इससे भी क्या होता है, समाज में तनाव और संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है, दूसरे धर्मों के प्रति। फिर है असुरक्षा की भावना, फिर है भीषण नरसंहार, फिर है दोस्तों आर्थिक विकास में बाधक, फिर है राजनीतिक अस्थिरता, फिर है असामाजिक तत्वों में वृद्धि और फिर है पारिवारिक विघटन। इसके बाद है सांप्रदायिकता उन्मूलन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध। इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। अगर कोई अपने ही धर्म को, अपनी जाति को लेकर के आगे बढ़ेगा तो इससे समाज में एक तरीके से दरार उत्पन्न हो जाएगी, लोगों के मन में लोगों के प्रति गलत भावना, दुर्भावना पैदा हो जाएगी। तो ऐसे संगठनों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। फिर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना। जब शिक्षा अच्छी होगी, जब सभी लोग शिक्षा को ग्रहण करेंगे, सभी लोग पढ़े लिखे होंगे, तो किसी को कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो सांप्रदायिकता को भी अगर कम करना है, आतंकवाद को भी कम करना है, जातिवाद को भी कम करना है, जितने भी समाज में कुरीतियां चल रही हैं उनको अगर हमें कम करना है, रूढ़िवादी सोच जो है उसको समाप्त करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि सभी लोग शिक्षित हो, सभी लोग पढ़े लिखे हो, तभी जो गंदगी है समाज की ये तभी दूर हो पाएगी। फिर है सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का उन्मूलन, यानी कि ऐसे राजनीतिक दल जो सांप्रदायिक भावना रखते हैं, जो केवल जाति विशेष को लेकर, धर्म विशेष को लेकर के चलते हैं, ऐसे दलों का उन्मूलन हो, यानी कि जड़ से इनको खत्म किया जाए। फिर है मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार, यानी कि ऐसे धर्म, मानवतावादी धर्म को सबसे ऊपर रखा, यानी कि जो मानव की सेवा है वो सबसे ऊपर है। और ऐसे लोगों को ही, जब इस तरीके के जो पार्टियां हैं जो हमेशा मानवतावादी प्रकार की हैं, इनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनका और प्रचार प्रसार हो। ऐसे लोगों की समाज को भी सख्त जरूरत होती है, जो समाज के लोगों को समान रूप से समझते हैं, सभी जाति धर्म वर्ण के लोगों को समान इज्जत देते हैं। ऐसे लोगों की जरूरत देश को भी होती है। तो इस वजह से मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार किया जाए। फिर है राष्ट्रवादी एवं एकतावादी साहित्य का प्रचार प्रसार। राष्ट्रवादी और एकतावादी साहित्य का जब प्रचार प्रसार होगा, यानी कि ऐसे साहित्य निकाले जाए या ऐसी पत्र पत्रिकाएं निकाली जाएं, ऐसी चीजें, ऐसे शो बनाए जाएं या ऐसे रियलिटी चीजें बनाई जाएं टीवी में, या रियलिटी शो बनाए जाएं जहां पर ऐसी चीजों को दिखाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए कि किस तरीके से हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और हम सब मिलजुल करके रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश तो तरक्की करेगा ही, और हम भी एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से काट करके यहाँ से जाएंगे। फिर है नैतिक शिक्षा का प्रसार। नैतिक शिक्षा का प्रसार करना स्कूलों में दोस्तों, पहले बच्चों को
नैतिक शिक्षा, मॉरल साइंस सिखाया जाता था, यानी कि मॉरल साइंस की एक बुक होती थी स्पेशली। लेकिन आज के टाइम पर मॉरल साइंस की कोई बुक ही नहीं होती है क्लासेस में। बच्चों को मॉरल साइंस पढ़ाया ही नहीं जा रहा है स्कूलों में। और मॉरल साइंस पढ़ाना छोटे बच्चों को कितना जरूरी है ये मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मॉरल साइंस जो बच्चों के अंदर नैतिकता होती है वो छोटी उम्र में ही डेवलप होती है। जिस तरीके की शिक्षा बच्चों को छोटी उम्र में मिलेगी, वही शिक्षा वो बड़े होकर के सीखेंगे। और वो वही शिक्षा, वो वही जो उनका ज्ञान होगा, उसी का प्रचार प्रसार वो करेंगे समाज में। इसलिए बहुत जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में बच्चों को शुरू से बताया जाए। और नैतिक शिक्षा जो है बच्चों को, जो मॉरल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन बच्चों को बचपन से दी जाए। और जरूरी, ये बहुत जरूरी है कि इसको सिलेबस में शामिल किया जाए और इसको बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आज आप लोगों ने देखा किस तरीके से सामाजिक जो एकता है वो बहुत जरूरी है। जो हमारा भारत देश है वो विविधता में एकता वाला देश है, और यहाँ पर विभिन्न जाति धर्मों संप्रदायों के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। अब हम सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत पढ़ेंगे अगला मुद्दा, जातिवाद। किस तरीके से जो जातिवाद है वो हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहा है। आज 21वीं सदी चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के दम पर। तो वो चीजें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। अगर सारे विषयों के आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको नहीं पता चल रहा है कैसे क्या करना है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 7705 95 45 49। इस नंबर पर आप जैसे ही कांटेक्ट करोगे आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी जाएंगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा, ऐप को डाउनलोड करने से कि जो पूरा आप देख रहे हो सारे नोट्स, आपको हर विषय के नोट्स की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारे विषयों की मास्टर क्लास आपको ऐप में मिल जाएगी बिना किसी ऐड, बिना किसी प्रचार के। सारे विषयों की क्लासेस वहां पर मिलेंगी, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो अलग से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे राजन सीरीज हो चाहे पवन सीरीज हो। तो केवल और केवल आपको अपनी तैयारी पर ही फोकस करना रहेगा अच्छे से। तो जरूर चैनल से जुड़िए, और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमें बताते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।